नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है संसद की शक्तियाँ, भारतीय संसद की शक्तियाँ। भारतीय संसद को अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है, जिसमें से कुछ मुख्य शक्तियाँ निम्न है। पहली है, संसद संघीय एवं समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाती है। यह राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी कानून बना सकती है, यदि ये कुछ शर्तें हैं। देखिए, हमारे जो विषय है, कार्य करने के क्षेत्र है, उनको 3 भागों में विभाजित कर रखा है: संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो संसद है वो संघीय सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। साथ ही राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, लेकिन शर्त यह है, पहली शर्त, राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना राष्ट्रीय हित में है। यह है भारतीय संविधान के आर्टिकल 249 में व्यवस्था इसकी। और दूसरी, 2 या उससे अधिक राज्यों की विधानसभा ये सिफारिश करे कि इस विषय पर जो विषय राज्य सूची का है उस पर संसद कानून बनाए। ये आर्टिकल 252 में है। साथ ही विदेशी शक्तियों के साथ की गई संधियों व समझौतों को लागू करने के लिए भी राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 253 में व्यवस्था है। चौथी है, राष्ट्रीय संकट के समय तथा राज्यों में संवैधानिक तंत्र के टूटने पर, यह आर्टिकल 250 में से व्यवस्था है। तो ये शर्तें हैं जिन पर संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर इन परिस्थितियों में कानून बना सकती है। दूसरा, केंद्र के वित्त पर भी संसद को पूर्ण अधिकार है। यह संसद का दूसरी शक्ति है कि केंद्र का जो बजट है, वित्त है, उस पर भी संसद को पूर्ण अधिकार है। संसद की अनुमति के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही राशि खर्च की जा सकती है। तीसरी जो संसद की शक्ति है वो है, कार्यकारिणी पर भी संसद को पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। मंत्रिपरिषद, जो कि वास्तविक कार्यपालिका है, संसद के प्रति उत्तरदायी है और अपने पद पर तब तक बनी रह सकती है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। यदि संसद मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रकट करती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था की एक मुख्य विशेषता ये है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है और कार्यपालिका अपने पद पर तभी तक रह सकती है जब तक उसे व्यवस्थापिका में बहुमत हासिल है। संसद सरकार पर अनेक प्रकार से नियंत्रण रखती है, जैसे कि प्रश्नों तथा पूरक प्रश्नों द्वारा, प्रस्तावों तथा स्थगन प्रस्तावों इत्यादि द्वारा। वास्तव में कठोर दलीय अनुशासन के कारण संसद के सदस्य मंत्रिपरिषद पर वास्तविक नियंत्रण नहीं रख पाते तथा वह मंत्रिपरिषद द्वारा अपनाई गई नीतियों कार्यों को सहज स्वीकृति प्रदान करते हैं। अर्थात जब संसद के अधिवेशन चलते हैं तो संसद कार्यपालिका से प्रश्न, पूरक प्रश्न, प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव इत्यादि के माध्यम से व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। चौथी जो संसद की शक्ति है वो है, संविधान के संशोधन में संसद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह आर्टिकल 368 में है। संविधान के अधिकतर भाग संसद द्वारा साधारण बहुमत अथवा 2/3 बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। केवल संविधान के कुछ भागों में संसद अधिकतर राज्यों की अनुमति से संशोधन कर सकती है। देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रिया है। एक साधारण बहुमत से और दूसरा है संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से, और कुछ संविधान संशोधन ऐसे भी होते हैं जिनमें दूसरी व्यवस्था के अलावा, अर्थात दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के अलावा आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक है। 5वीं संसद की जो शक्ति है, संसद उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करती है तथा राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटा सकती है। और यह नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के संबंध में सिफारिश करने का अधिकार संसद के एक सदन, जिसको हम उच्च सदन कहते हैं अथवा द्वितीय सदन कहते हैं, जो राज्यसभा के नाम से है, और ये व्यवस्था भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 में है।
संसद सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकालीन स्थिति को लागू रखने के लिए भी संसद की स्वीकृति आवश्यक है। अर्थात अगर मान लो राष्ट्रपति शासन लागू है और उस राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाना है तो संसद की स्वीकृति आवश्यक है। अब देखिए, राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियाँ हैं। संविधान द्वारा राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियाँ भी प्रदान की गई है। पहली है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। जब यह प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो इसे स्वीकृति के लिए लोकसभा को भेज दिया जाता है। दूसरा है, आर्टिकल 312 में एक व्यवस्था है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना संबंधी प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्ताव राज्यसभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात ही संसद आवश्यक कानून बना सकती है। अर्थात आर्टिकल 312 में ये व्यवस्था है कि अगर राज्यसभा प्रस्ताव प्रस्तुत करे नई अखिल भारतीय सेवाओं के लिए तो संसद उसके पश्चात उस पर कानून बना सकती है, अर्थात नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की अनुमति देती है। राज्यसभा में किए गए किसी भी विधेयक पर विधेयक केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के कानून का निर्माण करने के पूर्व अन्य इसे संतुष्ट हो जाना चाहिए कि ऐसा करना देश के लिए आवश्यक तथा राष्ट्रीय हित में है। ये आर्टिकल 349 में है। अब लोकसभा की विशेष शक्तियाँ हैं। लोकसभा की पहली विशेष शक्ति है कि सभी धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत पहले नहीं किया जा सकता। धन विधेयक को पारित करने की अंतिम शक्ति लोकसभा के पास है, भले ही राज्यसभा को वित्तीय विधेयकों से संबंधित सुझाव देने का अधिकार है, परंतु उन्हें स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना लोकसभा का विशेषाधिकार है। तीसरा, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे अवधि से पूर्व पद से हटाने का अधिकार केवल लोकसभा को ही है। अर्थात संसदात्मक शासन व्यवस्था में संसद का निम्न सदन के प्रति कार्यपालिका जिम्मेदार होती है। सदस्यों के विशेषाधिकार। देखिए, संसद के सदस्य बिना किसी रोक टोक के बाधा के अपने कर्तव्यों का दायित्वों का निर्वहन कर सके, इसके लिए भारतीय संविधान में संसद के सदस्यों के लिए कुछ विशेषाधिकारों का प्रावधान किया गया है। पहला प्रावधान ये है, संसद के सदस्यों को दीवानी मामलों में सदन की बैठक से 40 दिन पूर्व तथा 40 दिन बाद बंदी नहीं बनाया जा सकता है। यह सुविधा उन्हें फौजदारी मामलों तथा निवारक निरोध अधिनियम के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। अर्थात यह व्यवस्था सिर्फ दीवानी मामलों में है। दूसरा है, सदन द्वारा निर्मित नियमों के अंतर्गत उन्हें सदन में भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता है। सदस्य सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के व्यवहार के बारे में चर्चा नहीं कर सकती। तीसरा है, सदन की अनुमति के बिना संसद के अधिवेशनों के दौरान किसी भी सदस्य को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बुलाया नहीं जा सकता। चौथा विशेषाधिकार है, संसद के किसी भी सदन के आदेशानुसार छापी गई किसी रिपोर्ट, पर्चे अथवा कार्रवाई के लिए उनके विरुद्ध न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती। अर्थात संसद में आचरण के लिए किसी भी संसद सदस्य के व्यवहार को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। पांचवा विशेषाधिकार है, संसद के सदस्य जूरी के सदस्य के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी से भी मुक्त है। तो आज हमने पढ़ा भारतीय संसद की शक्तियाँ, जिनमें राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ और लोकसभा की विशेष शक्तियाँ का भी मैंने आपको विस्तृत बताया है। धन्यवाद।